बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। NIOS से DLED करने वाले अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहत, हो सकेंगे भर्ती। वरिष्ठ IAS आनंद ब्रदन हो सकते हैं नए मुख्य सचिव। 31 को राधा रतूड़ी का कार्यालय हो रहा है समाप्त। चारधाम में भीड़ प्रबंधन को लेकर तैयारी शुरू। शुरुआती 1 महीने में नहीं होंगे VIP दर्शन। उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूल के मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने पर नहीं लग रही रोक। बाल आयोग ने लिया सख्त एक्शन। सुसवा नदी में भारी मशीनों से खनन पर हाईकोर्ट सख्त। सरकार का प्लान कोर्ट में पेश करने के निर्देश। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मौसम की खबर से। उत्तराखंड में मार्च महीने के अंतिम दिनों में पारा और चढ़ने के आसार हैं। अप्रैल की शुरुआत भी जबरदस्त गर्मी के साथ हो सकती है। फिलहाल 29 मार्च तक बारिश के कोई आसार नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तरकाशी में आज कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। आज आसमान साफ रहने के चलते अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। खबर ऋषिकेश से है, जहां सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लक्ष्मण झूला के वानप्रस्थ घाट पर गंगा आरती और दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर 1001 दीप जलाए गए, जिसे श्रद्धालु और स्थानीय लोगों ने श्रद्धाभाव से आयोजित किया। अगली खबर कोटद्वार से, जहां राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार में देवभूमि उद्यमिता योजना अंतर्गत संचालित 12 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम के 8वें दिन डॉक्टर मुकेश रावत में छात्र छात्राओं ने अलग अलग समूहों में कोटद्वार क्षेत्र के बाजार का सर्वेक्षण किया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर DS नेगी ने कहा कि नए उद्यम एवं स्टार्टअप शुरू होने के लिए बाजार सर्वेक्षण बहुत आवश्यक है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां के थाना पथरी क्षेत्र में कुछ दिन पहले 2 पक्षों में विवाद हो गया था। जट बहादुरपुर के रहने वाले पीड़ित परिवार की सुनवाई न होने की बात कही। देखिए ये रिपोर्ट। न्यूज़ में आपके साथ रुक करते हैं खबर की ओर और आपको बता दें कि यहाँ पे जो है कुछ समस्या से लेकर जो है पीड़ित परिवार बहुत ही संकट में है और यहाँ पर बात करेंगे। जी फर्स्ट स्वागत है आपका। आखिर जो समस्या है, क्या समस्या है? हमें ये समस्या है, देखो हमारे बच्चे पार्टी करने गए हुए थे जिस दिन ये घटना हुई। तो बच्चे पार्टी से आते हुए जैसे अब ये समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे वहाँ से गुजर रहे थे या बच्चे वहाँ थे। मतलब ये लोग डाल रहे हैं कि बच्चे थे, तो हमारे बच्चे खुद कह रहे हैं कि हम वहाँ नहीं थे, हम लोग तो पार्टी कर रहे थे। पार्टी करते हुए आए हुए रास्ते में देखा। बाकी ये उनके ऊपर है कि वो क्या क्या डाल रहे हैं, किस लिए डाल रहे हैं। उन्होंने हमारे बच्चों को झूठा फंसाया है। उनका उनसे कोई संबंध नहीं है कि भाई झगड़े से तो उनका कोई संबंध ही नहीं है। कभी हमारे बच्चे का नाम नहीं आया झगड़े में। पूरा मामला कहाँ का है और क्या है? मामला ये बहादुरपुर जट का है और यहाँ पे हमारे यहाँ पहले से ही जब से कभी विकास प्रधान जी प्रधान रहे हैं तब से ही झगड़े होते आ रहे हैं, छोटे छोटे करके। कभी वो पंचायतों में सुलझ जाते हैं, कभी वो प्रशासन की तरफ से सुलझते हैं। कई बार तो किसानों को भी नुकसान का जायजा देना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे जो मजदूर लोग जाते हैं तो उनको भी वो उकसाते हैं किसानों से पैसे के लिए। वो किस रूप में, आप लोगों को जानकारी भी होगी पहले कि कभी भी किसान, कोई औरत है नुकसान कर रही है ना मजदूरों में, तो उसको अगर नुकसान के रूप में उसको धमका दिया किसी किसान ने, तो वो लोग उल्टा इल्जाम लगाते हैं किसान को ही। अगर उसको ज़्यादा कुछ हो जाता है तो साथ में फिर मार पिटाई करते हैं। अभी पिछले 2 साल पहले की काफ़ी मार पिटाई हुई यहाँ पे बहादुरपुर में। उसकी तरफ से शिकायत भी अच्छी से जमा नहीं कर पाई।
क्योंकि प्रशासन भी देखो दबाव में कहीं ना कहीं आ जाता है इनकी आबादी को देख के। आपके जो प्रशासन है आगे किनके दबाव में है? देखिए विकास प्रधान जी जो अपनी तरफ से इतनी जनता इकट्ठी करके उनको उकसा के भड़काऊ बयान देते हैं, उससे प्रशासन पे देखो कहीं ना कहीं तो दबाव होता ही होगा। अच्छा, ये बताया जाता है कि कोई आईजी के गनर भी हैं जो धमकाते हैं या डराते हैं, कहते हैं कि हम आईजी के गनर हैं। हाँ जी, सुनने में तो देखो है कि भाई कोई आईजी के गनर है जो इनकी विकास प्रधान जी की साइड से हैं, तो वो थोड़ा उकसाऊ व्यवहार रखते हैं। वो जनता को या आसपास के बच्चों को अपनी तरफ से उकसाते हैं किसी रूप में भी। समझने में देखो हमारा भी थोड़ा ये रहता है कि हमारा आमना सामना तो कभी उनसे नहीं हुआ, ना हम जानते आपस में किसी को, लेकिन इस तरह की बातें सामने आती है। क्या वो खुद धमकाते हैं कि हम गनर हैं या फिर हमारा कहना मानो? नहीं, इस तरह का नहीं आया, लेकिन जो ये अब इस टाइम चल रहा है मामला, इसमें वो अपनी पूरी भूमिका निभाते हैं कि अपना कुछ भी बातें यहाँ से होती हैं वो जाके किस रूप में उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं आईजी साहब को, या मतलब किसी भी उसके भड़काने की कोई भी बात वो कर रहे हैं, तो इसके कई कई बातें हमारे सुनने में आ जाती हैं। बता दें कि और भी महिला पीड़ित है यहाँ पे, जो भी इनसे और भी जानेंगे। फर्स्ट स्वागत है। क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या यह है, मेरे बेटा जबलपुर जा रहे थे, दो थे गाड़ी में, 30-35 न घेर के कड़ाहट पे उसे बेटे को गाड़ी में से उतारा। नितिन चौधरी बहुत मार दी उसे मारने के लिए, मतलब मारने के लिए आए थे 30-35। ये सब विकास प्रधान का है। विकास प्रधान बहुत पीछे पड़ रहा है हमारे। पुलिस प्रशासन द्वारा क्या किस तरह से देखा जा रहा है? पुलिस प्रशासन से ये निवेदन है कि हमें न्याय दिया जाए। जैसे हमें हमारे पूरे परिवार को जेल के अंदर डाला गया, ऐसे ही विकास प्रधान को डाला जाए। हम जब संतुष्टि होगी, इतने नहीं कुछ न कुछ फिर भी होएगा। इतने विकास प्रधान बाहर है। विकास प्रधान, मेरा बेटा एक हैदराबाद है, उसका भी नाम लिखवा दिया। एक मुजफ्फरनगर था, उसका भी नाम लिखवा दिया। पापा घर पे सो रहे थे, उसको भी उठवा दिया। एक मेहमान आ रहा था, नाबालिग बच्चा है वो, उसको भी जेल भिजवा दिया। अब मैं हाथ जोड़ के विनती करूं प्रशासन से, विकास प्रधान को उठाया जाए, हर हाल में उठाया जाए, और प्रशासन वो करा जाए कि जो गलती जिसकी है उसे जेल भेजा जाए, और जो सही है उन्हें बाहर निकाला जाए। आपने उच्च अधिकारी की अपील लगाए? जी, मैं तो गई नहीं, लेकिन पर गाँव वाले जा रहे, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने बोला सब सही होगा, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हो रहा। प्रधान को उठाया जाए हर हाल में। प्रशासन से यही चाहें कि गलत को गलत साबित करें और सच को सच, इंसाफ की जीत हो और न्याय चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं वे बेगुनाह हैं, उन्हें सजा ना दी जा। बस प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है हमारी। गुनहगार कौन है इस मामले में? बस ये हम नहीं कह सकते कि गुनहगार कौन है, पर प्रशासन को सब पता है कि गुनहगार कौन है। ताकि विकास प्रधान ही है जो कुछ है, क्योंकि हम भी अखबार पढ़ते हैं, रोज अखबार में उन्हीं का नाम छपा हुआ। हाँ, और एक खड़े होकर चौराहे पर भाषण दे रहे हुए कि हमारी धी बेटियों की मतलब सुरक्षा नहीं है। कैसे सुरक्षा नहीं है उसकी धी बेटियों की? आज तक किसी ने उनकी धी बेटियों पर उंगली तक नहीं उठाई। सब बाइज्जत देखते हैं उनकी बेटियों को। प्रधान जी को कहा कि इन्होंने गुंडे पाल रखे, प्रधान जी ने कोई गुंडे नहीं पाल रखे। उन पर यह झूठा इल्जाम है। बिल्कुल न्याय चाहिए हमें। बिल्कुल हम ये नहीं कहते, जिसकी गलती है गलती मानो प्रशासन, लेकिन न्याय की गुहार है हमारी, जांच करो। मेरा बेटा तो पार्टी करता आ रहा था, फंसा दिया बस। और भी तो लोग थे वहां से। मेरे बेटे का ही नाम क्यों लिखा गया वहां से? यानी कि मेरे बेटे से पुरानी क्या दुश्मनी काट ली। मेरे तो परिवार में भी कोई झगड़ालू नहीं है, किसी से भी कोई झगड़ा नहीं है मेरे परिवार का। तो कौन लोग थे जो जिन्होंने हमला किया? बस सुनाई में तो यही आवा कि ये तो दो थे और वे इतने सारे थे। अब किस किस का नाम देंगे? इन्होंने तो नहीं किसी को देखा। ये तो न देख रहे वहां झगड़ा हो रहा। पुलिस की जांच में कौन कौन लोग आए सामने? बस सामने कोई नहीं आया।
मेरा नाम रितु है। क्या समस्या है? देखिए, हमारे जो गांव है जटबहादुरपुर, एक मेरी छोटी सी समस्या है। एक भीम आर्मी जो हमारे गांव में बनाई गई है, यो हमारे युवा पीढ़ी का। अगली खबर मसूरी से है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज छेत्री ने मसूरी में पत्रकार वार्ता कर बताया कि षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी मताधिकार को छीनने का काम कर रही है। इस वजह से उनके लिए पार्टी ने मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान शुरू किया है। नाम काट रहे हैं और अपने लोगों के नाम आपके रह रहे हैं, तो इसका मतलब आपने जो चुनाव परिणाम है उसको प्रभावित किया है। और ऐसे कई मामले सामने आए हैं, पर दिक्कत ये है कि वो लोग अब जो आगे की कार्रवाई करने में असक्षम हैं लोग, तो हम लोग जाके उनके द्वार घर घर जाके हम उनसे आरटीआई के फॉर्म भरवाएंगे। और बीजेपी का जो षड्यंत्र है, जो किस प्रकार से इन्होंने अपने लोगों के नाम जुड़वाए हैं और जो अन्य पार्टियों के, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके नाम कटवाए हैं, या तमाम और लोगों के नाम कटवाए हैं जो कांग्रेस की विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ऐसे लोगों के पास जाकर हम चाहते हैं कि उनका हम आरटीआई के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करें कि किसके कहने पर, उसकी एक नाम काटने की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का उल्लंघन किया है इन्होंने। और इकोसिस्टम जो बीजेपी ने पूरा बनाया है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। ऐसे में हम चाहते हैं कि वो अधिकारी, वो बीएलओज, वो चुनाव अधिकारी जो इसके पीछे, षड्यंत्र के पीछे बीजेपी के साथ हैं, उनको हम कानून के कटघरे में लाके खड़ा करें। और क्या मानते हैं 2027 के लिए आप लोग तैयार हो चुके हैं, जिस तरीके से वोटों को लेकर अब आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल हमारी तैयारी है। अब हम, पहले तो हमें लग रहा था कि ये सब चीज़ें सामान्य चल रही हैं, पर जब हमने देखा कि किस प्रकार से ये, बहुत हम बारीकी से हमने अध्ययन किया कि ये पूरा, इन्होंने पूरा सिस्टम हाईजैक कर रखा है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जिस समय वोटर लिस्ट बनती है, वो उसी समय ये वोटर लिस्ट से नाम कटाए जाते हैं, अपने लोगों के नाम जोड़े जाते हैं, बाहर से लोगों को लाकर नाम जोड़े जाते हैं। नगर निकाय के चुनाव में जिस प्रकार से इन्होंने किया कि कई बाहर के लोगों को नाम लाके इन्होंने जोड़े। अब पंचायत चुनाव आने वाले हैं, पंचायत चुनाव में फिर वो यही वो फ्लोटिंग वोट हैं जो जाके ये पंचायतों में जोड़ देंगे। तो 22 तारीख अभी अंतिम दिन था आपत्ति का, तो हमने देहरादून में चुनाव आयोग में आपत्ति भी दर्ज कराई है कि जब तक ये इस जो निकाय चुनाव में जो भी धांधली हुई है, इसकी जो है पुष्टि नहीं हो जाती, इसकी आप जो है सार्वजनिक नहीं करते जांच रिपोर्ट, तब तक जो है ये अंतिम जो सूची आनी है पंचायत चुनाव की, इसको रोका जाए। देखिए, ये हमारे ही प्रयास हैं, जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी सदन में जो अपनी बातें जोरदार तरीके से कह रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तब जाके चुनाव आयोग अब घुटने पे आया है, क्योंकि चुनाव आयोग की पोल खुल रही है। किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो धांधली हुई है वो सार्वजनिक हुई है, किस प्रकार से आपने हरियाणा में देखा विधानसभा चुनाव में, वो सारी चीज़ें अब जब जनता के सामने आ रही है धांधलियाँ। अब निकाय चुनाव में आपने उत्तराखंड में देखा जो धांधलियाँ सामने आई हैं, तो अब हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हम 2027 में भी इसी प्रकार से हम सजग रहकर और लोकतंत्र को बचाएंगे और हमारी सरकार बनेगी और हम विजयी होंगे 2027। ये सबसे बड़ा झूठ है। पुष्कर सिंह धामी जी को हम पहले भी, हम कल भी हमने कहा, आज भी हम कह रहे हैं कि आप 3 साल नहीं, आप 8 साल का लेखा जोखा दीजिए। आप 3 साल मतलब जब आपका मुख्यमंत्री बदल जाएगा तो आप उसको नहीं मानेंगे, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। कल आपने देखा होगा एलटी के जो युवा साथी हमारे सड़कों पर चयनित जो हैं, वो अपना जो है अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए सड़कों में धक्के खा रहे हैं, और आप 3 साल की बात कह रहे हैं। आप देख रहे हैं आप किस प्रकार से मुद्दा भटकाने के लिए आप यूसीसी में आप प्रावधान ले आए, किस प्रकार से आपको फटकार लग रही है सुप्रीम कोर्ट से, और किस प्रकार से भ्रष्टाचार जो है सामने आ रहे हैं, युवा सड़कों पर है, काय का जश्न मनाया जा रहा है। तो ये सीधे मुद्दे से भटकाने वाली बात है। आप देख रहे होंगे, अब कुछ नहीं होता तो हिंदू मुसलमान मदरसे, आप उपलब्धि बताइए ना, क्या है, क्या किया आपने, उपलब्धि बताइए। कोई उपलब्धि नहीं है, केवल हिंदू मुसलमान, लव जिहाद, थूक जिहाद। जो काम पुलिस का है वो पुलिस करेगी, जो काम सरकार का है वो सरकार को करना चाहिए। तो धामी जी बिल्कुल फेल हुए हैं और वो 8 साल बीजेपी के बुरे हाल रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ।
कि हमारे जो वोट है, हमारा जो अधिकार है, उसे हम लोग सुरक्षित करें। आपने ये महाराष्ट्र में भी देखा, ये लोग पकड़े गए। आपने ये चीज़ हरियाणा में देखी, ये लोग पकड़े गए। ये चीज़ आपने दिल्ली के चुनाव में देखी। हमारा ये लक्ष्य ये है कि हमारा वोट है, उस हम अपने या वोट को सुरक्षित किए या रखें, और एक व्यक्ति एक ही या जगह आपका यह वोट है। रहा सवाल आपने जो है 3 साल की बात कही है, मैं आज भारतीय जनता पार्टी, जिसका हमेशा नाम मैंने बहुत ही झूठी पार्टी यह रखा है, इनसे पूछना चाहूँगा ये 3 साल का वो किस चीज़ का जश्न यहाँ मना रहे हैं। आज अंकिता भंडारी को इंसाफ आज तक नहीं मिला, उस वीआईपी का नाम नहीं आया, आप क्या इसका जश्न यहाँ मना रहे हैं? आज हम लोग बलात्कार में पूरे हिमालय राज्यों में नंबर 1 आ गए हैं, आप क्या इसका जश्न वो मना रहे हैं? बेरोजगारी में हमारा क्या आज स्थान है, वो भी नंबर 1 पर है, क्या आप उसका जश्न यहाँ मना रहे हैं? आप जो हमारे माइग्रेशन का इतना बड़ा मुद्दा है, जो कल्याण का, आप क्या उसका जश्न मना रहे हैं? ऐसा कोई विभाग नहीं है या पूरे प्रदेश में जहां पर धंधे प्रदर्शन नहीं हो रहे, आप क्या उसका वो जश्न मना रहे हैं? आपने वो किसानों से वादा या किया था कि आपकी आमदनी को हम आपको दुगना या करेंगे, आज तक वो या नहीं हुआ, क्या आप इसका जश्न नहीं मना रहे? आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हमारे बुद्धिजीवी या लोगों को सड़क छाप कहते हैं, आप क्या उसका जश्न नहीं मना रहे? आई के या संपत्ति से आई से ज्यादा वो संपत्ति का आपके मंत्री पे केस चल रहा है, आप क्या उसका जश्न? खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स, आपके सपनों का साथी। रोजगार डेवलपर्स आपको दे रहा है देहरादून की घाटियों में अपने सपनों का घर बनाने का सुनहरा मौका। रोजगार डेवलपर्स लाया है शिमला बाईपास रोड, शेरपुर में 3 एकड़ में गेटेड सोसाइटी, बहुत ही किफायती दामों में, जहां मिलेगा आपको कुछ ही मिनटों की दूरी पर अपनों के लिए स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आज ही संपर्क करें और अपने सपनों को साकार करें। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रैंड प्रमोशन और बढ़ी हुई यात्रा अवधि से इस साल 4 धाम यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह है। सरकार यात्रा सुविधाओं को बेहतर बनाने और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दे रही है। इस बार यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होगी, जो पिछले साल की तुलना में 10 दिन पहले है। 2023 में रिकॉर्ड 56.18 लाख श्रद्धालु यात्रा पर आए थे, जबकि 2024 में कम दिनों और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद 48.4 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। बात करें 4 धामों के कपाट खुलने की तिथियों के बारे में तो 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, 2 मई को केदारनाथ धाम के और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। अगली खबर पौड़ी से है, जहां पुलिस ने मारपीट तथा चेक बाउंस संबंधी मामले में फरार चल रहे 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया। उक्त गिरफ्तार शुदा वारंटियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। खबर मसूरी से है, जहां करीब 2.73 करोड़ रुपए से बनने वाली
मोतीलाल नेहरू मार्ग के कार्य की गुणवत्ता को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी कोई कोताही बरतने को तैयार नहीं है। मसूरी में मंगलवार को ठेकेदार की निर्माण सामग्री को अधिकारियों ने रिजेक्ट कर 6 डंपरों को वापस भेज दिया। छाती है मेटल को, वो खराब हो गई किसी कारण से, और अब ये 2 बज गए हैं। इस समय 2 बजे तक इनका मतलब हम लोगों को अब तक की इस लेइंग कर देनी चाहिए थी। अब इनका टेम्परेचर लेइंग के लायक नहीं रहा है, इसलिए इनको रिजेक्ट करके वापस किया जा रहा है। क्या पूरा प्रोसेस होता है, क्या नियम है कि लेइंग किस किस टेम्परेचर पे होनी चाहिए? लेइंग लगभग 120 से 140 के बीच में हो जानी चाहिए, और उसके बाद में रोलिंग होती है। रोलिंग 80 डिग्री से 110 डिग्री के बीच में लेइंग का कार्य पूरा हो जाना चाहिए। और अभी यहाँ कल भी जनप्रतिनिधि इकट्ठा हुए थे इस चीज़ को लेकर के भाई इसकी क्वालिटी के अनुरूप जो कार्य किया कराया जाएगा, और हमारे उच्च अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे कल। उनके द्वारा भी हम लोगों को ये निर्देश दिए गए हैं कि भाई आपका अगर मानक के अनुरूप मटेरियल लेके आ रहा है ठेकेदार, तो उसी के मतलब कार्य कराया जाएगा, नहीं तो मतलब कार्य को बंद रखा जाएगा। अभी टेम्परेचर क्या है, आप नाप रहे थे तो टेम्परेचर क्या है? अभी टेम्परेचर 110 डिग्री के करीब में आया है, और जो हमारा मतलब कम है टेम्परेचर लेइंग के लिए। तो ये सारी गाड़ियाँ वापस की जाएगी? जी, हम तो ये माना जाए कि कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता होगा नहीं किसी के हाथ? कार्य की गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं होगा। अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर भारी मात्रा में नकदी मिलने के आरोप की निष्पक्ष जांच करने की शिकायत सीबीआई में दर्ज कराने की मांग उठाई गई है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ऐसा कोई रोक नहीं है कि किसी जज के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा जी के पास जो नोटों का बड़ा जखीरा मिला, नोटों का जो अंबार मिला, जिसकी अब तो वीडियो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आधिकारिक रूप से जारी कर दी है कि इतना बड़ा नोटों का जखीरा मिला जो काफी जल भी गए हैं आग में, जो एक बहुत गंभीर मसला है और जिस पर एक निष्पक्ष जांच अब सीबीआई को भी करनी चाहिए। इस बाबत इस भ्रष्टाचार के आरोप की एक शिकायत मैंने सीबीआई को भी दिल्ली के सीबीआई हेडक्वार्टर में दी, जिसकी शिकायत हम माननीय राष्ट्रपति और ईडी को भी दे चुके हैं कि इतने बड़े भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई निष्पक्षता से करे, ईडी अपनी निष्पक्षता से करे, क्योंकि सीबीआई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जांच करेगी, बीएनएस में जांच करेगी और ईडी पीएमएलए के अंदर जांच करेगी। सवाल ये भी है, इतना बड़ा नोटों का जखीरा जज के पास आया कहां से, कौन कौन लोग हैं, किन किन फैसलों के लिए या किन किन तरीके से या किन किन लोगों ने ये भ्रष्टाचार का पैसा जज को दिया जो उनके घर से बरामद हुआ, जल गया, जिसकी वीडियो अब जारी है। इस पर एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ताकि जनता का न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा कायम हो। जल्द ही हमें आशा है इस पर एक निष्पक्ष जांच के साथ न्याय होगा और सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार ने मदरसों की फंडिंग की भी जांच शुरू कर दी गई है और अब तक 136 मदरसों को कागजात की कमी के कारण सील किया गया है। वहीं मदरसा बोर्ड ने इस कार्रवाई का समर्थन किया। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कामसी ने सरकार की इस कार्रवाई को सही ठहराया है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी सरकार ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के लिए जानी जाती हैं और मदारिस जो मदरसे हैं हमारे, उनमें भी ट्रांसपेरेंसी की एजुकेशन दी जाती है। तो अगर ट्रांसपेरेंसी ईमानदारी की एजुकेशन दी जाती है तो उन मदरसों को अपने आय का स्रोत बताने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की कोई इसलिए नहीं है कि वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है या मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि हमारे पास
88 एप्लीकेशन हमारे पास आई। 27 फरवरी को हमने 51 मदरसों की जिनके वेरिफिकेशन होकर के आया वो सही मानक पाए हैं, हमने उन्हें कंसीडर किया। और 37 ऐसी एप्लीकेशन थी जिनके मानक पूरे नहीं थे, तो हमने उन मानकों को पूरा करने के लिए उन्हें दिशा निर्देश दिया कि आप अपने मानक पूरे करिए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि नियमित मदरसों का रहना, मानकों का पालन करना, ये मदरसों की जिम्मेदारी है और ये सरकार का कर्तव्य है कि वो इनका वेरिफिकेशन भी कराए, और अगर वेरिफिकेशन में कहीं कोई अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उन्हें पनिश भी करें। तो ये पनिशमेंट जो है इसलिए नहीं है, ये कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि उन्हें नियमित करने के लिए, उन्हें सुचारू रूप से मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये एक न्याय संगत कार्रवाई है। इसे कांग्रेस पार्टी इस तरफ ले जाना चाह रही है कि ऐसा वोट बैंक, क्योंकि उनका बना हुआ था मुसलमान अब तक, और वो वोट बैंक उनका खिसकता हुआ नजर आ रहा है, तो इसलिए वो अनर्गल बातें कर रहे हैं। जैसे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी ने जो ये बात कही है कि आप मान्यताएं दबाए क्यों बैठे हैं, मैं उन्हें अवगत कराना चाहता हूं आपके माध्यम से कि माननीय हरीश रावत जी, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे पास जो भी एप्लीकेशन आई है मान्यता के लिए, हमने उन सबको कंसीडर किया है, उन्हें मानकों के अनुसार उन्हें हमने मान्यता दे दी है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप ऐसा आपकी तरफ से वक्तव्य आना कि मदरसों के खिलाफ या मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है, आपकी वही धारणा है कि 60 साल में आपने उन्हें मेन स्ट्रीम से काट करके अपना वोट बैंक बनाए रखा, और वो वोट बैंक बनाने की आज भी आपकी वही धारणा है। मगर आज उत्तराखंड राज्य के अंदर मुसलमान और मदरसों के संचालक इस बात को भली भांति जानते हैं। हमने 15 मार्च को उन सबको बुला करके जब सर्टिफिकेट हमने तकसीम किए तो हमने उनसे पूछा कि बताइए सरकार कहीं आपके साथ भेदभाव कर रही है क्या? तो किसी जगह सरकार का कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी कार्रवाई जो है वो किसी को टारगेट करने के लिए नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी चाहते हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़े, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन उन्हें मिले। उन्हीं के नेतृत्व में हमने एनसीईआरटी को लागू किया है और आज तेजी के साथ हमारे बच्चे एक अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। कल वो आने वाले दिनों में मेन स्ट्रीम से जुड़ करके वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वो मुकाबला जाती एग्जाम में बैठेंगे, तो वो भी अपने परिवार का, अपने प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे। और वो इस धारणा से बिल्कुल अलग हो जाएंगे कि वो किसी का वोट बैंक बन करके वो कोई काम नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं माननीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी से कहना चाहता हूं कि आप ऐसा माहौल न बनाइए। ये मुस्लिम कम्युनिटी पहले ही से जो है आपके वोट बैंक के अंदर दबी हुई है, आज वो वहां से निकलना चाहती है और ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को आगे बढ़ा रही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं और मुसलमानों से, खासतौर से मदरसों के संचालकों से कहना चाहता हूं कि आप अपने मानकों को पूरा करिए और मदरसा बोर्ड आपको आपके मानक को, जब आप मानक पूरा करेंगे तो आपको मान्यता मिलेगी। आप नियमित तौर से, और ये भी जरूरी है कि आप ये भी बताएं कि आपकी फंडिंग कहां से है, कहां खर्च कर रहे हैं, क्या उसका स्रोत है। सरकार को ये जानने का अधिकार है और सरकार को ये बताना चाहिए और संचालकों को अपनी स्थिति स्पष्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए अब बने रहें पारुल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।